मैं आया था ऑफिस से। मैं ऐसा करें। इसलिए कि हाँ, मैं ऐसे बोल दी थी। उनसे मैंने पूछा, लेकिन उन्होंने अभी वो काम कर रहे थे, निकालना नहीं है अभी तक अटेंडेंस वगैरह चालू किए
अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आवाज़ आ रही है? हमको नेट इशू की वजह से लिंक में थोड़ा सा इशू आ रहा था, इस वजह से लेक्चर अपलोड नहीं हो रहा था। मैम आज छुट्टी पे है, तो मैम की रिप्लेसमेंट में आज मेरे आज लेक्चर लेना है, ठीक है। मुझे अच्छा लास्ट लेक्चर में किसी का कोई क्वेश्चन? लास्ट लेक्चर में किसी का कोई क्वेश्चन? आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ओके, ठीक है। असिस्टेड सुसाइड तक हमने कल पढ़ा था। असिस्टेड सुसाइड क्या है? असिस्टेड सुसाइड यूथनेसिया का वो फॉर्म है जिसमें आप किसी टर्मिनली इल पेशेंट को असिस्ट करते हो, हेल्प आउट करते हो कि वो जल्दी मर जाए, ठीक है। असिस्टेड सुसाइड क्या है? असिस्टेड सुसाइड यूथनेसिया का वो फॉर्म है जिसमें आप एक टर्मिनली इल पेशेंट को हेल्प आउट करते हो उसके मरने में, ताकि उसकी मौत जो है वो जल्दी हो, ठीक है। ओके, अब असिस्टेड सुसाइड हम कल भी पढ़ रहे थे, ठीक है। आज आवाज़ नहीं आ रही, बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही है, इशू आ रही है, ठीक है। जिन बच्चों को आवाज़ नहीं आ रही वो अपना नेट वगैरह जो है वो तरह चेक कर ले, ठीक है। ओके, अब यूथनेसिया के फॉर्म्स है, ठीक है। 4 फॉर्म ऑफ यूथनेसिया है। एक साइड से हम जो है वो एक्टिव पैसिव के हिसाब से जो है उसे क्लासीफाई करते हैं, और एक साइड से जो है वो हम वॉलंटरी और इनवॉलंटरी से क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। अब 4 कॉलम्स बन गए हैं यहाँ पे, आप लोग यहाँ पे देखो, ये 4 कॉलम्स बन गए हैं, 4 ब्लॉक्स बन गए हैं, ठीक है। पैसिव है, ये दोनों जो है ये क्या है? ये दोनों पैसिव है, ठीक है। ये दोनों जो है ये क्या है? ये दोनों एक्टिव, ठीक है। ये यहाँ से इस तरफ जाएंगे तो ये दोनों जो है ये क्या है? ये वॉलंटरी है, ठीक है। और ये दोनों जो है ये क्या है? ये इनवॉलंटरी है, ठीक है। ये क्या है? ये 2x2 टेबल है, जिस तरह आप लोगों ने प्रीमियरजी वगैरह में पढ़ा है, ठीक है। 2x2 टेबल है। अब वॉलंटरी पैसिव क्या है? Patient asked that no extraordinary care be given. पेशेंट ने आपको खुद कहा है कि नो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर भी गिवन, ठीक है। वॉलंटरी है, पेशेंट खुद कह रहा है, लेकिन पैसिव क्या है? एक्टिवली आप उसके मरने के लिए कुछ नहीं कर रहे, लेकिन पैसिवली आप उसे छोड़ देते हो कि और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर जो है वो नहीं देना मैंने इसे, ठीक है। अगर इसकी हालत ख़राब हो रही है तो मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर जो है वो नहीं देना, ठीक है। तो ये क्या है? ये पैसिव वॉलंटरी हो गया। अब पैसिव इनवॉलंटरी क्या है? पैसिव इनवॉलंटरी ये है कि इन अडल्ट अदर देन द पेशेंट रिक्वेस्ट दैट नो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर बी गिवन, ठीक है। अब एक एडल्ट उसके फैमिली की किसी और मेंबर ने कहा, लेकिन तो इस वजह से ये क्या है कि इनवॉलंटरी है, पेशेंट की मर्जी नहीं है इसमें, ठीक है। और पैसिव क्यों है? पैसिव इसलिए कि उसने कहा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर नहीं देना, ठीक है। एक्टिवली कुछ नहीं कर रहे। अब एक्टिव देख के आप लोगों को समझ आ जाएगी एक्टिव में क्या है। एक्टिव में वो कह रहा है कि मेरी हेल्प करो डाइंग में, मुझे कोई इंजेक्शन लगा दो, मुझे कोई चीज़ लगा दो। अगर पेशेंट खुद कह रहा है तो एक्टिव वॉलंटरी है। अगर उसकी फैमिली वाली कह रही है कि इसको जो है वो इसे मरने में मदद करो या इसे मरने में जो है वो हेल्प आउट करो, तो वो क्या है? वो एक्टिव इनवॉलंटरी है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई इस चीज़ की? मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, दोबारा सुन लो। एक्टिव, पैसिव, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी हम पढ़ रहे हैं। वॉलंटरी का मतलब ये है कि पेशेंट की मर्जी मौजूद है, पेशेंट की मर्जी के साथ सब कुछ हो रहा है। इनवॉलंटरी का मतलब ये है कि पेशेंट खुद नहीं कह रहा, पेशेंट का फैमिली मेंबर जो है वो कह रहा है, ठीक है। पैसिव, पैसिव का मतलब ये है कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर नहीं दे रहे, ठीक है। आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे उसके लिए। एक्टिव का मतलब ये है कि आप उसको एक्टिव हेल्प आउट करते हो, कोई इंजेक्शन वगैरह लगा लेते हो, कोई चीज़ ऐसे दे देते हो जिससे उसकी मौत जो है वो जल्दी आ रही है। यहाँ तक समझ आ गई, ठीक है। वॉलंटरी का मतलब है कि पेशेंट खुद कह रहा है, इनवॉलंटरी का मतलब है पेशेंट का कोई फैमिली मेंबर कह रहा है, पैसिव का मतलब है आप कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर जो है वो नहीं दे रहे, और एक्टिव का मतलब है आप एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, या कोई इंजेक्शन वगैरह लगा लेते हो, या जो है उनका कोई चीज़ जो है वो रिमूव कर लेते हो, ठीक है। ये क्या है? ये एक्टिव है।
अब वॉलंटरी पैसिव क्या है? वॉलंटरी पैसिव ये है कि पेशेंट खुद कह रहा है कि मुझे एक्स्ट्राऑर्डिनरी केयर नहीं देना। वॉलंटरी एक्टिव क्या है कि पेशेंट खुद कह रहा है कि मुझे कुछ लगा लो या कुछ कर लो मेरे साथ जो जिसकी वजह से मेरी मौत जो है वो जल्दी हो जाए। ठीक है। अब पैसिव इनवॉलंटरी क्या है? पैसिव इनवॉलंटरी ये है कि पेशेंट जो है पेशेंट का कोई अदर फैमिली मेंबर जो है वो कह रहा है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी केयर नहीं देना। और एक्टिव इनवॉलंटरी क्या है कि पेशेंट का कोई अदर फैमिली मेंबर कह रहा है कि इससे जो है वो मरने में हेल्प आउट करो। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को? नेक्स्ट, hospitalization. In home care, an alternative to the hospital, people stay in their home and receive comfort and treatment from their family and visiting medical staff. हॉस्पिटलाइजेशन का अल्टरनेटिव क्या है? ठीक है, ज़रूरी है कि हर बंदा जो है वो हॉस्पिटल में रहेगा? ज़रूरी है कि लास्ट लाइफ पे या एंड ऑफ लाइफ पे जो है वो इंसान जो है वो हॉस्पिटल में आएगा? नहीं, उसके कुछ अल्टरनेटिव्स भी है हमारे पास। अल्टरनेटिव जो सबसे मेजर अल्टरनेटिव है वो कौन सा है? सबसे जो मेजर अल्टरनेटिव है वो है होम केयर। क्या पेशेंट को घर में रखें, ठीक है, उसे जो है वो कंफर्ट दें, उसे जो है वो ट्रीटमेंट दें, ठीक है, उनकी फैमिली को भी और उनको, या उनका फैमिली ये केयर जो है ये उनका कोई फैमिली मेंबर भी दे सकता है और कोई मेडिकल स्टाफ भी दे सकता है। ठीक है। होम केयर का फ़ायदा क्या होगा? होम केयर का फ़ायदा होगा, एक तो जो है उसके लिए वो जगह जो है वो क्या है, वो कंफर्टेबल है, अपने घर में है वो, एक तो कंफर्टेबल रहेगा। दूसरी बात ये है कि वो ना वो सिक्योर फील करेगा, सेफ फील करेगा। ठीक है। नेक्स्ट, हॉस्पाइस केयर क्या है? हॉस्पाइस केयर कैन प्रोवाइडेड फॉर द डाइंग इन इंस्टीट्यूशन डिवोटेड टू दोज हु आर टर्मिनली इल। जितने ये टर्मिनली इल और डाइंग पेशेंट्स हैं ना, इनको इनके लिए हमने स्पेशल केयर सेंटर्स बनाए होते हैं। उन स्पेशल केयर सेंटर में इन लोगों को रखा जाता है और इनको केयर दिया जाता है। ठीक है, इसे हॉस्पाइस कहते थे। ये हॉस्पाइस जो है ये कहाँ से निकला है? द टर्म हॉस्पाइस कम फ्रॉम द मिडल एज वेयर हॉस्पाइस वर प्लेसेस दैट प्रोवाइड कंफर्ट इन हॉस्पिटलिटी टू ट्रेवलर्स। ठीक है। अब ये जो हॉस्पाइस वर्ड है ना ये मिडल एज से निकला है। ठीक है, ये स्पेसिफिक सेंटर बनाए जाते थे जिसमें ट्रेवलर्स को, बाहर से आने वाले मेहमानों को हॉस्पिटलिटी दी जाती थी और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता था। जिस तरह आजकल ये पीटीआई गवर्नमेंट ने ये पनाहगाह बनाए हैं। ठीक है, इसी तरह इन्होंने स्पेसिफिक ट्रेवलर्स के लिए एक सेंटर्स बनाए थे, उनको इन्होंने हॉस्पाइस का नाम दिया था। द फोकस ऑफ हॉस्पाइस केयर इज नॉट टू ट्राई एंड क्योर द पेशेंट। हमारा जो मेन फोकस होता है हॉस्पाइस केयर के अंदर, उसमें हम ये ट्राई नहीं करते कि पेशेंट को जो हम क्योर करें, बट उनकी जो फाइनल डेज है ना उनको हम प्लीजेंट बना लेते हैं, उनको हम मीनिंगफुल बना लेते हैं, उनको हम पेन फ्री करते हैं। हमारा मेन टारगेट क्या होता है? हमारा मेन टारगेट ये नहीं होता कि पेशेंट जो है वो क्योर होकर ठीक हो जाए, क्योर वो नहीं हो सकता एंड ऑफ लाइफ पे। हमारा मेन फोकस यहाँ पे ये होता है कि पेशेंट की जो लास्ट डेज है ना ये उसको याद रखे, ये उसको याद रख के उसके लिए मीनिंगफुल हो, उसके लिए प्लेजेंट हो और उसके लिए पेन फ्री हो, उसमें हम इसको कंफर्टेबल रखेंगे। ग्रीफ एंड ब्रीवमेंट, पिलिएटिव केयर एंड हॉस्पाइस ऑलमोस्ट सेम, बिल्कुल वो हम पिलिएटिव केयर और हॉस्पाइस केयर पे हम नेक्स्ट पे से दोबारा भी एक लेक्चर लेंगे, लेकिन ऑलमोस्ट ये सेम है। ठीक है। Grief and bereavement, ठीक है, grief and bereavement after the death of a loved one, a painful period of adjustment follow involving bereavement and grief. किसी लव वन की अगर डेथ होती है तो डेथ के बाद जो एक पेनफुल पीरियड जो है वो एक पेनफुल पीरियड से हम गुजरते हैं और उस पीरियड के साथ जो है वो हम स्टेज वाइज जो उसके साथ एडजस्ट होते हैं। ठीक है, स्टेज वाइज जो उससे हम एडजस्ट करते हैं। उसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक है बेरीवमेंट और एक है ग्रीफ, जो कि मोस्टली हम दोनों को इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क है। फ़र्क क्या है? बेरीवमेंट इज़ द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव फैक्ट दैट वन हैज़ एक्सपीरियंस्ड डेथ, एंड ग्रीफ इज़ द इमोशनल रिस्पॉन्स टू देयर लॉस। बेरीवमेंट क्या है? बेरीवमेंट जो ऑब्जेक्टिविटी है, ऑब्जेक्टिवली आके आप एक चीज़ को ऑब्जर्व कर ले हो, फिजिकली आप एक चीज़ को जो है वो मानते हो कि कोई बंदा जो है वो चला गया है।
किसी की डेथ जो है वो हो चुकी है, और उसी लॉस का जो इमोशनल रिस्पॉन्स आता है, इमोशनली हम उस चीज़ को जिस तरह रिएक्ट करते हैं, वो क्या है, वो ग्रीफ है। तो ब्रीवमेंट क्या है, ब्रीवमेंट चाहे ऑब्जेक्टिविटी है या फिजिकल, जब हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, डेथ को एक्सेप्ट करते हैं, ये ब्रीवमेंट है। उस ब्रीवमेंट की वजह से जो इमोशनल रिस्पॉन्स आता है वो क्या है, वो ग्रीफ है। लेकिन मोस्टली लोग जो है इन दोनों को इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, ठीक है, चीज़ें जो है दोनों अलग अलग है। ओके, लास्ट स्लाइड मिशेल कह रही है, लास्ट स्लाइड जो है रिपीट कर दे, ठीक है। लास्ट स्लाइड मिशेल हॉस्पाइस केयर है। हॉस्पाइस केयर क्या है, हॉस्पाइस केयर स्पेशल इंस्टीट्यूशंस बनाई जाती है, उन स्पेशल इंस्टीट्यूशन को हॉस्पाइस केयर का नाम दिया जाता है और उनमें टर्मिनली इल पेशेंट्स को रखा जाता है। उन केयर्स में या उन सेंटर्स में हम इन पेशेंट्स को क्योर करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि हम उनके फाइनल डेज को, जो लास्ट डेज है, उनको प्लेजेंट, मेमोरेबल, मीनिंगफुल और पेन फ्री बनाते हैं, उनको कंफर्टेबल रखते हैं वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट ग्रीफ एंड ब्रीवमेंट है, ठीक है। किसी की डेथ होती है तो हम एक पेनफुल पीरियड से गुजरते हैं। उन पेनफुल पीरियड में दो चीज़ें जो है वो मेन है, एक ब्रीवमेंट है, एक ग्रीफ है। फिजिकली हम जो है वो ऑब्जेक्टिवली हम एक चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि किसी की डेथ हो गई है, तो ये क्या है, ये ब्रीवमेंट है। और उस डेथ की वजह से या उस लॉस की वजह से जो हमारा इमोशनल रिस्पॉन्स आता है ना, वो क्या है, वो ग्रीफ है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्टेज इज एडजस्टमेंट। तो फर्स्ट स्टेज में क्या है, फर्स्ट स्टेज ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि फर्स्ट स्टेज में इंसान जो है वो शॉक में जाता है, नमनेस हो जाती है, ठीक है, डिसबिलीव हो जाता है, ठीक है, वो चीज़ वो बिलीव ही नहीं करता, वो बिल्कुल डिनाइल में चला जाता है, वो रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं होता, रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन नेक्स्ट स्टेज में वो क्या हो जाता है, नेक्स्ट स्टेज में पीपल बिगन टू कन्फ्रंट द डेथ एंड फुली रियलाइज दैट एक्सटेंट ऑफ द लॉस। उन्हें ये रियलाइज हो जाता है कि हाँ ठीक है, मैं कुछ लॉस कर चुका हूँ, ठीक है, उन्हें ये रियलाइज होता है कि मैं कुछ लॉस कर चुका हूँ, ठीक है। और फाइनल स्टेज में फिर क्या करते हैं लोग, जो अकोमोडेशन स्टेज में आते हैं, अकोमोडेशन स्टेज में क्या होते हैं, वी पिक अप द पीसेस ऑफ द अनलाइव एंड मूव ऑन, जहाँ पे ये अपनी ज़िंदगी का सारा साजो सामान इकट्ठा करके जो है ये मूव ऑन करते हैं, आगे मूव करते हैं और अपनी ज़िंदगी जो है दोबारा स्टार्ट करते हैं। अब डाइंग पेशेंट की मेन कॉमन फियर्स कौन कौन सी हैं। तो जब भी पेशेंट डाइंग स्टेज में होता है ना, एक तो उसके पास ये डर होता है कि मैं अकेला पड़ गया हूँ, ठीक है, मैं अकेला हो रहा हूँ। दूसरा चीज़, उसके ऊपर गम आ जाता है, सॉरो फील करता है। तीसरा जो डर होता है ना, वो ये कहता है कि फियर ऑफ द अननोन, मैं मर जाऊंगा, उसके बाद मुझे कोई याद नहीं रखेगा, मेरी हस्ती जो है वो मिट जाएगी, मैं बिल्कुल अननोन हो जाऊंगा, कोई मेरा नाम तक नहीं लेगा, सारे लोग मुझे भूल जाएंगे। नेक्स्ट है लॉस ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड बॉडी इंटीग्रिटी। बॉडी इंटीग्रिटी जो है वो लॉस हो जाती है, वीकनेस आ जाती है, सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो खत्म हो जाता है बिल्कुल। वो बस ये सोचता है कि मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या करना है, मेरे साथ क्या होगा। उसका सेल्फ कंट्रोल खत्म हो जाता है, खुद जो है वो अपने इमोशंस तक कंट्रोल नहीं कर पाता। और नेक्स्ट जो है वो पेन में रहता है, सफरिंग में रहता है, तकलीफ में रहता है। नर्सिंग स्ट्रेटजीज क्या है, हमारे पास हॉस्पाइस केयर में या एंड ऑफ लाइफ केयर में जो है वो, एंड ऑफ लाइफ केयर सेंटर्स में जो है वो पेशेंट्स है, ठीक है, उनके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो जो मेन चीज़ है, उनको उनके फाइनल डेज को हमने क्या करना है, कंफर्टेबल बनानी है। अब कंफर्टेबल बनाने के लिए हमने क्या करना है, उनके पेन को कंट्रोल में रखना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, पेन कंट्रोल करना है। नेक्स्ट क्या करना है, हमने मेंटेन इंडिपेंडेंसी, उन्हें डिपेंडेंट नहीं बनाना, क्योंकि एंड ऑफ लाइफ केयर एंड डेज में क्या होता है, एंड ऑफ लाइफ डेज में क्या होता है, एंड डेज में जब पेशेंट जाता है वो इतना वीक हो जाता है, वो डिपेंडेंट हो जाता है बाकी लोगों पे, चाहे वो हेल्थ वर्कर पे डिपेंडेंट होता है, चाहे जो है वो अपने फैमिली मेम्बर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है, लेकिन वो डिपेंडेंट हो जाता है।
तो हमने क्या करना है, हमने उसकी इंडिपेंडेंसी को मेंटेन करना है। उसे डिपेंडेंट नहीं बना, उसे इंडिपेंडेंट बनाना है कि अपने काम सारे खुद करें। आइसोलेशन से हमने उन्हें प्रिवेंट करना है। ये जो ओल्ड एज होम होते हैं ना, इसमें क्या होता है मोस्टली ओल्ड एज होम्स में जो है वो, पाकिस्तान में तो खैर नहीं है, इंग्लिश कंट्रीज में, बाहर की ममालिक में बहुत ज़्यादा है ओल्ड एज होम्स। अब ओल्ड एज होम के अंदर जितने लोग होते हैं ना, वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो खेलते हैं, मजाक करते हैं, बैठते हैं, ठीक है, डिस्कशंस करते हैं, बातें करते हैं, तो वो आइसोलेट नहीं फील करते। ठीक है, वो एज अ फैमिली उन लोगों को लेते हैं। नेक्स्ट जो हमने करना है वो स्पिरिचुअल कंफर्ट। आपने उन्हें स्पिरिचुअल कंफर्ट देना है उनकी रिलीजन के हिसाब से। अपना रिलीजन जो है वो उनके ऊपर इम्पोज नहीं करना। हर किसी को मजहबी आज़ादी है, ठीक है, अपना रिलीजन जो है वो किसी के ऊपर इम्पोज नहीं करना। तो देखना है आपने, स्पिरिचुअल कंफर्ट देना है जो उनका रिलीजन हो उस रिलीजन के हिसाब से, और फैमिली को सपोर्ट करना है। क्योंकि सिर्फ पेशेंट ही नहीं है जो इस स्टेज से गुजर रहा होता है, पेशेंट के साथ साथ फैमिली भी इस स्टेज से गुजरती है, ब्रीवमेंट और ग्रीफ से गुजरती है। तो हमारा जो मेन फोकस होगा यहाँ पे वो क्या होगा कि हमने साथ साथ फैमिली को सपोर्ट करना। So it's a privilege to care for the sick. It's in order to be present when human are brought into life and when they leave. ठीक है, जब भी जो है वो लोग इस दुनिया में आते हैं या इस दुनिया से जाते हैं, तो ये ऑनर की बात है कि हम उनके साथ रहें और उन्हें सपोर्ट दें। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? मेरे कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। आप लोगों के सीसीएन के लिए मैंने गूगल साइट बना ली है, ठीक है। ये साइट में यहाँ पे टाइप करता हूँ, ये इंडिपेंडेंसी मेंटेन करने का मतलब ये है कि हम उन्हें बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं बनाते, ठीक है, फुली डिपेंडेंट नहीं बनाते उनको। हम कोशिश करते हैं टू द एक्सटेंट, जितना मैक्सिमम एक्सटेंट तक हम उन्हें इंडिपेंडेंट बना सकते हैं, हम इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ज़ाहिरी बात है वो जो है वो टर्मिनली इल पेशेंट है, बिल्कुल वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, लेकिन जिस हद तक जो है इंडिपेंडेंसी पॉसिबल हो उस हद तक हम इनको इंडिपेंडेंट बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये गूगल साइट बन गया आप लोगों का सीसीएन का, ठीक है। इसके ऊपर मैं सीसीएन के बाकी एक दो पीपीटीज मैंने अपलोड कर ली है, ठीक है, कल, लेकिन बाकी पीपीटीज जो है वो मैं साथ साथ अपलोड कर लूँगा। साइट जो है वो नोट कर लें आप लोग। साइट मिल गया। अच्छा, अब आपके पास पेशेंट है, ओके जी सर, कर दो ओपन, ठीक है। आपके पास पेशेंट है, अगर आपके पास किसी पेशेंट की डेथ होती है तो आपने उनकी फैमिली को इन्फॉर्म कैसे करना है?
अपनी फैमिली को किस तरह इन्फॉर्म करना है। चलिए, अगर ये क्लियर हो गया तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं फिर। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर ले फिर। अगर ये क्लियर है तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। पाँच मिनट, हाँ 5 मिनट तो वैसे भी लगने हैं। 5 मिनट में जो है वो मुझे लेक्चर अपलोड करने में लीव नहीं करना, ठीक है, बंद नहीं करना। अगर बंद करोगे तो दोबारा जो है वो आप लोगों को रूम में एंटर होना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो बंद नहीं करना। ऐसे 5 मिनट वैसे अगर ब्रेक लेना वैसे ले लो, ठीक है, क्योंकि तब तक जो है वो मैं नया लेक्चर जो है वो अपलोड करता हूँ, ठीक है।
ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब न्यूट्रिशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यूनिट नंबर 1 है। यूनिट नंबर 1 में ही यूनिट नंबर 1 का जे पार्ट है। देखिए, न्यूट्रिशन इन क्रिटिकल केयर। क्रिटिकल केयर के अंदर, अच्छा स्टूडेंट सारे इधर ही है ना? कोई गया तो नहीं? किसी ने लीव तो नहीं किया? चलो ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इन क्रिटिकल केयर। क्रिटिकल एरिया में जितने भी पेशेंट्स आते हैं ना, सबके लिए ये एज्यूम किया जाता है कि क्रिटिकल एरिया का हर पेशेंट जो है वो न्यूट्रिशनल रिस्क के ऊपर है। तो जब भी हम क्रिटिकल एरिया में पेशेंट के लिए कोई प्लान बनाते हैं, केयर प्लान उनका सेट करते हैं, तो उस केयर प्लान के अंदर हम जो है एक न्यूट्रिशनल सपोर्ट जो है ये हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अब जिन चीज़ों की वजह से ये पेशेंट क्रिटिकल केयर एरिया में आया है, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेसर्स है, इलनेस है, इंजरी है, बेड रेस्ट की वजह से जो मेटाबॉलिक चेंजेस आते हैं, ठीक है, उनकी एनर्जी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाती है स्ट्रेस की वजह से। तो पेशेंट जब क्रिटिकल एरिया से निकलता है ना, अगर एक पेशेंट जो है वो क्रिटिकल एरिया में आया, तो क्रिटिकल एरिया में उसने स्टे किया और स्टे करने के बाद जो वो निकल गया, तो इस क्रिटिकल एरिया में स्टे के दौरान जो है वो 10 kg तक वेट जो है वो लॉस करता है। ये जो अनइंटेंशनल वेट लॉस है ना, इसकी वजह से उसके जो न्यूट्रिएंट रिजर्व्स है ना, वो सारे डिप्लीट कर जाते हैं, वो कम हो जाते हैं, और ये पेशेंट जो है वो मेल न्यूट्रिशन की तरफ जाता है। क्रिटिकल एरिया में जितने भी पेशेंट्स मौजूद होते हैं हमारे पास, सारे जो है वो न्यूट्रिशनल रिस्क के ऊपर होते हैं। तो जब भी हम इन पेशेंट के लिए कोई केयर प्लान बनाते हैं, उसमें जो है हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है एक न्यूट्रिशन का भी होता है, क्योंकि पेशेंट जिन चीज़ों की वजह से ये क्रिटिकल एरिया में आया है, उसका डिजीज़ है, उसकी कोई इंजरी है, ठीक है, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेसर्स बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, उनकी वजह से मेटाबॉलिक चेंजेस आती है, बॉडी की डिमांड जो है वो अल्टर हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो है ना, ये पेशेंट के अंदर कंसिडरेबल वेट लॉस आता है, 10 या 10 से ज़्यादा, 10 kg या मोर देन 10 kg पे आता है। अब ये जो वेट लॉस हो रहा है, इसकी वजह से इसके जितने भी न्यूट्रिएंट रिजर्व्स थे ना बॉडी के अंदर, वो सारे डिप्लीट हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, और उसकी वजह से ये पेशेंट जो है ये मेल न्यूट्रिशन की तरफ जाता है। अब मेल न्यूट्रिशन हम बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहली बात है कि न्यूट्रिशन है क्या? तो the process of providing or obtaining the food necessary for the growth and health. ग्रोथ और हेल्थ के लिए जो फूड नेसेसरी है उनको ऑब्टेन करना, उनको प्रोवाइड करना, इसे न्यूट्रिशन कहते हैं। और न्यूट्रिएंट क्या है? न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंस है जो कि हमारे इस पर्पस को, ग्रोथ के पर्पस को, हेल्दी रखने के पर्पस को फुलफिल करता है। वो क्या है? वो न्यूट्रिएंट्स है। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, वाटर है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, विटामिन्स है, ट्रेस एलिमेंट्स है। अब अगर एक हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट है और उसके अंदर न्यूट्रिशन डिप्लीशन आ रहा है, ठीक है, या न्यूट्रिशन जो है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है, वो मेल न्यूट्रिशन में अगर जा रहे हैं, तो मेल न्यूट्रिशन की वजह से हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट के अंदर या हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट के लिए कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे? तो अगर हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट जो है वो मेल न्यूट्रिशन या मेल न्यूट्रिएंट है, मेल नरिश है अगर,
तो मेल नरिश पेशेंट जो है उनका वुंड हीलिंग जो है वो डिले हो जाएगा, उसके कॉम्प्लिकेशन जो है वो बढ़ जाएंगे, इम्यून सिस्टम उसका कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, इम्यून सप्रेशन में चला जाएगा पेशेंट। और इन प्रॉब्लम्स की वजह से उसका जो लेंथ ऑफ स्टे हॉस्पिटल के अंदर, हॉस्पिटलाइजेशन स्टे जो है टोटल, वो लेंथन हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा, उसके डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर इम्पेयरमेंट हो जाएगी और मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी की चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज सीसीएन में याद रखना है, सीसीएन के बुक में जितने बॉक्सेस है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के हिसाब से, पेपर के हवाले से भी, वाइवा के हवाले से भी, ये बॉक्सेस जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये मैंने बुक से ये बॉक्स उठाया है, बुक्स का बॉक्स है बॉक्स 7.1 कि मेल नरिशमेंट की वजह से हॉस्पिटलाइज पेशेंट में कौन कौन सी कॉन्सिक्वेंसेज आ रही है। तो सबसे पहले जो उसका वुंड हीलिंग जो वो डिले हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे, इम्यूनोसप्रेशन में चला जाएगा, हॉस्पिटलाइजेशन या हॉस्पिटल स्टे जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ऑर्गन इम्पेयरमेंट हो जाएगी। सीसीएन की बुक कौन सी बेस्ट है, मैं व्हाट्सएप पे नहीं, मैं इधर शेयर कर लूँगा, क्या नाम है, साइट पे। ठीक है, साइट पे मैं शेयर कर लूँगा, साइट से आप लोग डाउनलोड कर लें। ठीक है, बुक बहुत अच्छी है, वो एसेंशियल ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सिंग डिपेंड कोड की है शायद, बहुत अच्छी बुक है। तो वो मैं साइट पे आज अपलोड कर लूँगा, साइट से आप लोग डाउनलोड कर लें। ठीक है, आई थिंक टू 60 to 70 MB की फाइल है। ठीक है, वो अच्छी बुक है। उसके अलावा हम मोस्टली चीज़ें जो उस बुक से कवर होती हैं, अगर कोई चीज़ जो है उस बुक में नहीं मिल रही तो लाइब्रेरी में एक और भी बुक पड़ी है रेड कलर की, ठीक है, वो भी अच्छी है। इसके अलावा जो है वो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग MSN, जो आप लोग सेकेंड ईयर में AHN के लिए पढ़ रहे थे, उसमें से भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो मिलती है, वो भी अच्छी बुक है। ठीक है, लेकिन हमने पढ़नी जो है वो येलो कलर की जो बुक है, जो मैंने आप लोगों को स्टार्ट फर्स्ट लेक्चर में जो है वो उसकी पिक्चर भी दिखाई थी कि ये बुक हमने यूज़ करना है। ठीक है, वो बुक मेरे पास स्टॉक में पड़ी है। ठीक है, मैं स्टॉक में जो है वो आप लोगों को सेंड कर दूँगा। ठीक है, ओके। अब न्यूट्रिशनल असेसमेंट है। ठीक है, प्रोवाइड बेसलाइन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव डेटा रिगार्डिंग न्यूट्रिशनल स्टेटस कंप्लीट विद इन 24 आवर एडमिशन। जब भी हमारे पास पेशेंट आता है विद इन 24 आवर जो है हम उसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा जो है वो न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग जो वो ले लेते हैं, वो कंप्लीट असेसमेंट हम कर लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमारा काम क्या होता है, डिटरमाइन न्यूट्रिशनल रिस्क फैक्टर, हम न्यूट्रिशनल रिस्क फैक्टर को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई न्यूट्रिशनल डेफिसिट को आइडेंटिफाई करना, एस्टेब्लिश न्यूट्रिशनल नीड्स। ठीक है, और मेडिकल, साइको सोशल और सोशो इकोनॉमिकल फैक्टर्स जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती है उनको आइडेंटिफाई करना। ठीक है, इसके अलावा इसमें हम एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट करते हैं। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट क्या है, एंथ्रोपोमेट्री में हम क्या करते हैं, हाइट, वेट, बॉडी मास इंडेक्स, इसके अलावा ट्राइसेप स्किन फोल्ड थिकनेस। ठीक है, ट्राइसेप का हम स्किन फोल्ड थिकनेस देखते हैं, मिड आर्म का सरकमफेरेंस चेक करते हैं। ठीक है, मिड आर्म का या आर्म मसल्स का, ठीक है, उसका हम सरकमफेरेंस चेक करते हैं। और इन सब चीज़ों से जो है वो हम अंदाज़ा लगाते हैं कि पेशेंट जो है वो उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो कितना क्या है और किस तरफ जा रहा है। ठीक है, ओके। अब न्यूट्रिशन असेसमेंट जिसमें हमने कहा कि हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव डेटा पूछते हैं। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव डेटा में आपने क्या पूछना है, सबसे पहले ये पेशेंट मेडिकल हिस्ट्री, पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री आपने पूछनी है कि पेशेंट किस चीज़ की वजह से हॉस्पिटल में आए, उसका करंट स्टेटस क्या है, उसका प्रीवियस स्टेटस क्या था, प्रीवियस किन किन इलनेस से ये गुजरा है। ठीक है, वो सारी कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री कंप्लीट है। नेक्स्ट वन इज फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए जो है बुक में एक टेबल है न्यूट्रिशनल सपोर्ट के अंदर, टेबल 7.1, वो आप लोग एक दफ़ा रिव्यू करें। ठीक है, कि फिजिकल एग्जामिनेशन में हम हेड टू टू जो है वो किस तरह एग्जामिनेशन करते हैं।
लेबोरेटरी वैल्यूज है, ठीक है, सेम उसी बुक में जो एक टेबल है 7.2 वो आप लोग रिव्यू कर लें, उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन कौन सी लेबोरेटरी वैल्यूज है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसका लेबोरेटरी अलर्ट क्या है, अलर्ट का मतलब ये कि किस हद तक या किस वैल्यू से ऊपर जाएगा या कम होगा तो हमारे लिए अलर्ट होगा, हमारे लिए जो वो डेंजरस और अलर्ट जोन होगा, ठीक है। तो हमने जो वो लेबोरेटरी अलर्ट्स देखने हैं, ठीक है, इसके अलावा इनपुट और आउटपुट देखना है पेशेंट का, डेली वेट करना है। वेट जो है ये सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है न्यूट्रिशनल स्टेटस का, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर, जिसने डायलिसिस में स्पेशली डायलिसिस में ड्यूटी की है, डायलिसिस में जब पेशेंट आता है ना, हम उसका वेट करते हैं, उसे ड्राई वेट कहते हैं, ड्राई वेट और वेट वेट, फिर दोबारा जो है वो हम दोबारा वेट करते हैं। उसके बाद उससे हमें अंदाज़ा चलता है कि उसे हमें अंदाज़ा लगता है, पता चलता है कि इस बंदे ने कितना जो है वो लूज़ किया, ठीक है, कितना जो है इसका फ्लूइड निकल गया। तो डेली वेट जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है न्यूट्रिशनल स्टेटस का। इसके अलावा हम बाकी चीज़ें चेक करेंगे, गेग रिफ्लेक्स चेक करेंगे कि गेग रिफ्लेक्स में कोई इशू तो नहीं है इसका, ठीक है, इसकी वजह से न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी में तो नहीं जा रहा, डिस्पेजिया तो नहीं है, स्वालविंग में प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। एडिकेट डेंटिशन, ठीक है, दांत इसकी पूरी है या जो है वो दांत है ही नहीं और वो कह रहा है कि मैं न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी में जा रहा हूँ, ठीक है। तो एडिकेट डेंटेशन जो है वो न्यूट्रिशनल स्टेटस के लिए जो है या न्यूट्रिशनल एडिकेसी के लिए जो है वो मस्ट है। नेक्स्ट वन इज ओरल म्यूकोजा। ओरल म्यूकोजा भी हम चेक करेंगे। ओरल म्यूकोजा हमने चेक करना है, ठीक है, कि ओरल म्यूकोजा के अंदर कोई इशू तो नहीं है, स्वेलिंग नहीं है, रेडनेस नहीं है, स्ट्रेचेस नहीं है, ठीक है, कोई और इन्फेक्शन वगैरह नहीं है। अगर ओरल म्यूकोजा में कोई प्रॉब्लम है तो बंदा कैसे सॉल्व करेगा, कैसे जो है वो कोई चीज़ या कोई डाइट जो है वो लेगा। तो ओरल म्यूकोजा भी हमने चेक करना है। इसके अलावा हाइड्रेशन स्टेटस उसका हाइड्रेशन स्टेटस हम चेक करेंगे। नाइट्रोजन बैलेंस चेक करेंगे, नाइट्रोजन बैलेंस की उसका नाइट्रोजन बैलेंस जो है पॉजिटिव में जा रहा है कि नेगेटिव में जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, नाइट्रोजन बैलेंस का क्या मतलब है, जितना नाइट्रोजन वो इनटेक कर रहा है, ठीक है, तो इनटेक और आउटपुट हम दोनों देखते हैं कि इनटेक इसका कितना है, आउटपुट इसका कितना है। अब इनटेक वो किस तरह कर रहा है, ऐसा नहीं है कि इनटेक जो है वो आप स्पेशली उसे नाइट्रोजन की कोई इंजेक्शन लगाते हो। नाइट्रोजन डाइट हम देते हैं, ठीक है, मोस्टली डाइट के अंदर जो है उनके ऊपर जो है वो लिखा होता है कि इस डाइट के अंदर जो इतना न्यूट्रिशन है या नाइट्रोजन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मीट के अंदर होता है, डेयरी प्रोडक्ट, एग्स, नट्स और ये सारी चीज़ों, ग्रेन्स वगैरह, इन चीज़ों के अंदर होता है, ठीक है। तो वो हमने चेक करना है। अब नाइट्रोजन लॉस जो है वो किस तरह होता है, यूरिन के थ्रू होता है, ठीक है, फेसिस के थ्रू होता है, स्वेट के थ्रू, हेयर के थ्रू, स्किन के थ्रू, ठीक है, हर चीज़ के थ्रू। अब हमने क्या करना है, हमने उसके साथ जो है वो बैलेंस देखना है, ठीक है, उसके लिए स्पेशल टेस्ट होते हैं, वो हमने चेक करना है, ठीक है, कि पेशेंट जो है वो नेगेटिव बैलेंस में जा रहा है या पॉजिटिव बैलेंस में जा रहा है। अब गोल क्या होता है हमारा, बनाना में नाइट्रोजन कम, पोटाशियम ज़्यादा होता है, बनाना में पोटाशियम ज़्यादा होता है, ठीक है, ओके। कार्बोहाइड्रेट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए ये बॉडी बिल्डर्स जितनी भी है ना, ये बनाना खाते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, ओके। न्यूट्रिशनल सपोर्ट में हमारा गोल क्या होता है, हम न्यूट्रिशनल सपोर्ट पेशेंट को देते क्यों हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी। जितनी भी मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ना हमारी, जितनी डिफिशियंसी है उस उनकी, एक तो हमने सबसे पहले डिफिशियंसी को प्रिवेंट करना है, अगर डिफिशियंसी आ गई है तो फिर हमने उसे ट्रीट करना है। नेक्स्ट जो हमारा गोल होता है वो है फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस। फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को हम बैलेंस में रखते हैं, तो उनको बैलेंस में रखना हमारा मेन गोल होता है। एंड नेक्स्ट वन इज रिडक्शन इन पेशेंट मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी, ठीक है। तो हमने पेशेंट की मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी को रिड्यूस करना है, ठीक है। तो मेन हमारी न्यूट्रिशनल सपोर्ट की 3 गोल्स है, ठीक है। गोल्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने जो है वो
डिफिशियंसी को प्रिवेंट करना है और ट्रीट करना है, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस में रखना है, ठीक है, और पेशेंट की मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी को कम करना है। अच्छा, उस्मा का क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन को हम क्यों इम्पोर्टेंस दे रहे हैं दूसरों के निस्बत? तो नाइट्रोजन को हम इसलिए इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि नाइट्रोजन जो है ये फंडामेंटल कंपोनेंट है अमीनो एसिड्स का, ठीक है, और अमीनो एसिड्स क्या है? अमीनो एसिड्स बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन्स का, और प्रोटीन जो है वो किस चीज़ का है? स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है हमारा। तो अगर नाइट्रोजन की कमी आएगी तो अमीनो एसिड्स की कमी आएगी, अमीनो एसिड्स की कमी आएगी तो प्रोटीन की कमी आएगी, और अगर प्रोटीन डिफिशियंसी में पेशेंट गया तो पेशेंट की मसल वेस्ट होंगे, ठीक है, पेशेंट जो है वो उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है वो दोनों डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसी वजह से नाइट्रोजन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, ठीक है। ये जो हम नाइट्रोजन इनपुट और आउटपुट चेक करते हैं ना, ये असल में हम प्रोटीन मेटाबॉलिज्म चेक करते हैं, ठीक है, ये असल में हम प्रोटीन मेटाबॉलिज्म चेक करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन जो है ये मेन कंपोनेंट है अमीनो एसिड्स का। ओके, यहाँ तक कोई और क्वेश्चन है? यहाँ तक कोई और क्वेश्चन? किसी और को कोई क्वेश्चन है? कोई और क्वेश्चन? नहीं है कोई क्वेश्चन? ठीक है, ओके, न्यूट्रिशन केयर प्लान की तरफ जाते हैं। न्यूट्रिशन केयर प्लान, चलो ये भी पढ़ लेते हैं। न्यूट्रिशन केयर प्लान, न्यूट्रिशन केयर प्लान में हमें क्या करना है? सबसे पहले आप डिटरमाइन करो पेशेंट के कैलोरीज, पेशेंट का प्रोटीन, पेशेंट का फ्लूइड नीड, कि पेशेंट को कितनी कैलोरीज चाहिए, पेशेंट को कितनी प्रोटीन्स चाहिए, और पेशेंट को कितना फ्लूइड चाहिए। कैलोरी का मतलब कार्बोहाइड्रेट्स कितने चाहिए, ठीक है। उसके बाद माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पहले है कौन से? पहले मुझे ये बताओ। हर एक के लिए स्पेसिफिक है, जिस तरह मैक्रो के लिए स्पेसिफिक है, ठीक है, हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और ये चीज़ें चेक करते हैं, इस तरह हम विटामिन्स और ट्रेस एलिमेंट्स भी चेक करते हैं, ठीक है। तो सबके लिए अलग टेस्ट है, ओके। गुलाम फातिमा क्या कह रही है? कुछ समझ नहीं है मुझे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? पेशेंट की कैलोरीज, प्रोटीन और फ्लूइड नीड को आइडेंटिफाई करना है, उनके इनटेक टारगेट्स को देखना है, उनके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है कि किस तरह एडमिनिस्टर कर रहे हैं या किस तरह हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद आपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स बनाने हैं, ठीक है, उनका वेट गेन चेक करना है, लेबोरेटरी वैल्यूज देखने हैं, ठीक है, उससे आपने चेक करना है कि पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो हम कितना इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है, ओके। गुलाम फातिमा क्या कह रही हो? मुझे समझ नहीं आई, आपका क्वेश्चन जो है वो दोबारा रिपीट करो। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म कर लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह रूट ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट पढ़ेंगे, ठीक है, जो मेन रूट्स है जिनके ज़रिए जो है हम न्यूट्रिशनल सपोर्ट देते हैं, ठीक है, ओके। क्योंकि नेक्स्ट प्रेजेंटर में जो ऑनलाइन होना होता है तो 5 मिनट रह गए नेक्स्ट प्रेजेंटर के लिए, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।